Hello students, in this lecture we will be discussing basics of accounting. So the very first we will discuss about the definition. The definition of accounting is given by number of authors, number of institutions, but one of the premier institute in world, AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. AICPA is a body, accounting body of America, just like ICAI in India. So the definition which is given by AICPA is: accounting is the art. AICPA says that accounting is the art of recording, classifying and summarizing. So AICPA emphasis on these three words, and these three words become the functions of accounting: recording, classifying and summarizing in a significant manner, in a proper manner, and in terms of money. So the definition which is given by AICPA says that whenever we want to perform accounting, the money is a significant matter. Yani only those transactions and events. What are transactions, what are events? We will going to discuss this in our next slide. In terms of money, all transaction and events which are defined in terms of money can be accounted. So I repeat the definition again: accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part of at least financial characters. Those transaction and events which are defined in terms of money and are of financial character, that can be accounted, and interpreting the results thereof. Merely recording, classifying and summarizing is not sufficient in accounting. So मैं इस डेफिनेशन को कुछ अपने वर्ड्स में समझाना चाहता हूं. हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं उस मॉनिटरी डेटा को जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और फिर उस डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. किसके लिए करते हैं? जो यूजर्स हैं उनके लिए. तो AICPA की डेफिनेशन को हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दिया. सो इस डेफिनेशन को अब हम कंटिन्यूस फॉर्म में पढ़ते हैं. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. So the main thing is that AICPA emphasizes that accounting is the art, is an art. Now ये डेफिनेशन AICPA ने दी. इसी तरह से एक और इंस्टीट्यूशन है, दैट इज AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. राइट, उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समझते हैं. व्हाट आर ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट आर इवेंट्स? ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस. तीन वर्ड हैं इसके अंदर. वन इज अ बिजनेस, अनदर इज परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एंड थर्ड वन इज एग्रीमेंट. अब इन तीन वर्ड्स को हम समझाते हैं. ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने कहा अ बिजनेस. एक्स और वाई ये दोनों, एक्स वाई को ये
पेन दे रहा है, ये आपस में एक बिजनेस होता है। कई बार हम ये सब वर्ड यूज करते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यानी बिजनेस का मतलब जब आपस में दो पर्सन हैं जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सेकंड इज परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। I appointed Mr. P on my board. मैंने अपनी कंपनी में उन्हें एम्प्लॉय रखा और उन्हें कुछ वर्क असाइन किया, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की। नाउ ही विल परफॉर्म सम वर्क, बिल्कुल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने हमें एक ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर के लिए हमने हमारा रॉ मटेरियल एक्वायर किया, लेबर जो है वो मैनेज किया, मशीन्स वगैरह का सब अरेंजमेंट जो भी है अलोकेशन किया, जिससे कि हम फिनिश गुड्स बना पाए। सो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। एंड लास्टली एन एग्रीमेंट। सो इफ टू पर्सन्स एग्री टू परफॉर्म समथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, which is related to their business, I repeat, जो उनके बिजनेस से रिलेटेड है, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। सो देर आर थ्री वर्ड्स इन ट्रांजेक्शन। वन इज बिजनेस, अनदर इज परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एंड थर्ड वन इज एग्रीमेंट। सो अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया, राइट? इवेंट क्या है? इवेंट इज नथिंग। इन सब ट्रांजेक्शन्स का जो सम अप है, समरी है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का जो एंड रिजल्ट होता है, दैट इज इवेंट। इवेंट अ हैपनिंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस। उन ट्रांजेक्शंस के का एंड रिजल्ट, जितने भी ट्रांजेक्शंस आपने परफॉर्म किए उसका जो फाइनल रिजल्ट, एंड रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। वी विल एक्सप्लेन दिस अगेन, राइट? सो अ रिजल्ट। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, देखिए ट्रांजेक्शंस, 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 इन सब के रिजल्ट जो निकला दैट इज इवेंट। गुड्स परचेस किए, गुड्स सेल्स किए, अदर ट्रांजेक्शंस किए, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं बिजनेस में। इन सब का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? आपका प्रॉफिट और लॉस, एंड फाइनली द पोजीशन। वी विल डिस्कस पोजीशन क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, ये सब टर्म्स, क्योंकि हम जब अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। और हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम इन सब वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझें। व्हाट आर दीज वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, राइट? तो हमें आगे जाकर इन लेटर स्टेज जब हम अकाउंटिंग का फर्दर पोर्शन स्टार्ट करते हैं, एडवांस अकाउंटिंग लेते हैं, हमारे जो चैप्टर्स आते हैं, ये थ्योरी चैप्टर है, दिस विल बी प्योरली थ्योरी चैप्टर। सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस प्योरली द होल थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग इन दीज चैप्टर्स। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का भी ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है। सो देर आर मोर देन 7 lectures, 8 lectures in basics of accounting. So accounting is what actually is the language of business. Language, friends, language से हमारा मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर आज 2 पर्सन मिलते हैं तो एक पर्सन दूसरे को तभी समझ पाता है जब वो कम्युनिकेट करता है। आइदर में बी ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, राइट, साइन के थ्रू, यानी लैंग्वेज होना जरूरी है। आइदर साइन लैंग्वेज, आइदर ओरल लैंग्वेज, तो जाके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन हैं, ये दोनों को हम सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं। बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस को अलग कर दीजिए, बिजनेसमैन अलग हो गया। अब जो बिजनेस है वो एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं, बिजनेस तो आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी एक आर्टिफिशियल बॉडी है। वो ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, बट उस बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन और जितने भी इवेंट हो रहे हैं, उसे
उस बिजनेस को बाकी सबको बताना है। किसको? ओनर को भी बताना है कि मैंने ये किया, जो लैंडर्स हैं उनको बताना है, और दूसरे यूजर जितनी एजेंसीज हैं उन सबको उसे एक्सप्लेन करना है कि मैंने क्या परफॉर्मेंस दी, मैंने क्या आज तक वेल्थ क्रिएट करी। अभी ये परफॉर्मेंस, वेल्थ क्रिएशन, ये सब वर्ड आएंगे आगे जाके। तो उसके लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस की लैंग्वेज बनती है, यानी किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है तो उसकी अकाउंटिंग कर लीजिए। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइन। अब जैसा कि मैंने कहा था, हम एक सेकंड डेफिनेशन लेंगे, और वो डेफिनेशन है हमारे AICP की, सॉरी AAA की, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। जैसा AICPA ने कहा था अकाउंटिंग आर्ट है, AAA ने कहा अकाउंटिंग प्रोसेस है। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, कोई भी एक डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है किसी चीज को समझने का, समझाने का। सो AAA ने कहा यह प्रोसेस है। कैसे? बोले प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। उसने इन 3 वर्ड पर इंफेसिस किया, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग व्हाट? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अब उसके लिए ये 3 फंक्शन है कि आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और कम्युनिकेट कर दो। किसको? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड है, राइट? क्यों करो ऐसा? परमिट करने के लिए। किसको? इन्फॉर्म जजमेंट, जिससे जजमेंट मिल सके, राइट? एंड डिसीजन लिए जा सके यूजर्स के द्वारा, बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। सो अगेन definition given by AAA, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by the users of accounts. अब आप कहेंगे सर why these 2 definitions, why not other definition to be discussed? See friends, there are n number of definitions given by number of authors, number of books, number of institution, but these 2 definitions set the functions of accounting. So characteristics or functions of accounting if we talk about, but ये क्लियर हो गया। जो AICPA है उसने कहा था आर्ट, इन्होंने कहा प्रोसेस। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो इन 2 डेफिनेशंस को पढ़ाकर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग के, वो कितने हैं फ्रेंड्स। सो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग के, वो हमने कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करी। आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation and communication. So अगर आप देखें तो मैंने AICPA और AAA की दोनों की डेफिनेशन को मिला के ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी, जिसमें से मैंने 4 फीचर उठाए किसके? AICPA के। 3 फीचर उठाए किसके? AAA के। एक्चुअली देखा जाए तो 3 कौन कौन से? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये 3 फीचर जो हैं वो हमने फर्स्ट डेफिनेशन से उठाए। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये 3 हमने AICPA AAA से उठाए, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो दोनों में ही होना जरूरी था। सो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हम दे रहे हैं, दैट में डिफर फ्रॉम बुक टू बुक, बट ट्रस्ट मी, इस पैटर्न से हम जब स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बाकी बुक्स को जब आप रेफर करेंगे, थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो आई रिपीट अगेन, इन बुक्स यू मे फाइंड सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एज पर माई ओपिनियन, देयर आर 7 डिफरेंट
attributes. Now we will going to discuss these 7 attributes one by one. The very first, identification. मेरा ये कहना है सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब जरा इसका एग्जांपल समझाते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स। गुड्स परचेज किया, इसको आप आइडेंटिफाई कहां से करेंगे? आपके पास जो परचेज की इनवॉइस आएगी, जो सप्लायर आपको बिल भेजेगा, बिल ऑफ मटेरियल या इनवॉइस भेजेगा, उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई रिपीट माई वर्ड, मेरे इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। आइडेंटिफाई करने का मतलब मियरली आपके पास इनवॉइस की कॉपी है, चाहे वो परचेस की इनवॉइस हो, चाहे सेल्स की इनवॉइस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे बैंक की डिपॉजिट स्लिप हो, चाहे आपका बैंक का जो आपका आप जब विड्रॉल लेते हैं तो विड्रॉल फॉर्म हो, ऐसे कोई भी चीजें, जब आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी स्लिप हो। दीज आर बेसिकली द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमें परफॉर्म करना पड़ता है अकाउंटिंग करने के लिए। आइडेंटिफाई कीजिए वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में हो रहे हैं, सेल्स, परचेज, राइट, इनकी इनवॉइसेस। फिर इसके बाद मैंने जैसा एग्जांपल दिया, सैलरी की स्लिप ले लीजिए, बैंक की डिपॉजिट स्लिप्स, चेक का आपका कॉपीज ले लीजिए, आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सब हो गया। आई होप पहली चीज समझ में आ गई। यानी आइडेंटिफाई वहां से होता है ट्रांजैक्शन। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप, मेजरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी है इस सेकेंड फंक्शन पर, इस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सेकेंड एट्रीब्यूट्स पर। Measuring, friends, if you are performing accounting in India, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, if you are performing accounting in India, it means you have to report the transaction of the business in money, and money takes the shape of currency. And the currency of India is rupees. So इंडिया में जब आप अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे तो आप सभी ट्रांजैक्शंस को रूपी की टर्म्स में लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर इंडिया का एक पर्सन यूएसए के पर्सन स्मिथ से गुड्स परचेस करता है, तो यूएसए का पर्सन तो उसको जो गुड्स का बिल रेस करेगा वो डॉलर में रेस करेगा। बिल्कुल, वो डॉलर में ही रेस करेगा। हो सकता है वो आपसे पेमेंट डॉलर में ले या रुपी में ले, इट डिपेंड्स हमारा आपस में क्या एग्रीमेंट हुआ। ही कैन डिमांड मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर और ही कैन डिमांड मनी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, बट जनरली इन डॉलर, बिकॉज डॉलर इज मोर स्टेबल करेंसी। सो उस केस में आपका बिल भी, इनवॉइस भी डॉलर में आएगा, आप पेमेंट भी डॉलर में देंगे। फिर आप उसको इंडियन रुपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोले यार, जिस दिन आपने गुड्स परचेस करा उस दिन जो रेट आपकी एक्सचेंज रेट चल रही है उससे कन्वर्ट कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, बट इसका भी एक स्टैंडर्ड तरीका है कि इन केस हम कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसमें हमारी करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी होती है, तो उसको एक्सचेंज कैसे करते हैं, उसके लिए हमारी जो अकाउंटिंग बॉडी इंडिया की है उसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है, दैट इज AS11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट द फॉरेन करेंसी इन इंडियन करेंसी। यानी ये तो बात पक्की है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, जो भी बिजनेस एंटिटी इंडिया में है, उनको रिपोर्टिंग इंडिया को ही करना है,
इंडियन गवर्नमेंट को करना है। इवन जो फॉरेन कंपनीज, बाहर की कंपनी इंडिया में आती हैं और इंडिया में आने के बाद इंडिया में अपना बिजनेस चलाती हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं आपको, देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हु आर वर्किंग इन इंडिया। एग्जांपल होंडा, सुजुकी, राइट। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया के बाहर से इंडिया से बाहर से आ रही हैं और इंडिया में काम कर रही हैं। गूगल, इफ दे आर performing their business in India, they have to report in India for all of those businesses which are performed in India. So for those businesses, they are required to account the business in terms of Indian rupees. I hope आपको सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट समझ में आ गया, और इसके ऊपर तो पूरा के पूरा हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर हमारा पूरा के पूरा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, आपने ये तो कर दिया, ये सेल है, ये परचेज है, एग्जांपल दे दिया मैंने। अगर मैंने मान लीजिए इंडिया में ही एक पर्सन से गुड्स परचेज करा तो वो तो बिलिंग भी इंडियन रुपी में करेगा, लेकिन मैंने यूएसए से अगर गुड्स परचेज करा तो वो बिलिंग डॉलर में करेगा। तो बोले आपने जो भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करा पहले उसको आप मेजर्ड कर लो इंडियन रुपी में। आई होप आपको सेकंड फंक्शन भी समझ में आ गया। सो पढ़ लेते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। बट करेंसी जो होती है वो आपका क्या करती रहती है, कंट्री टू कंट्री चेंज होती रहती है। इसलिए हमें जिस कंट्री में रिपोर्टिंग करनी है अपने बिजनेस की, हम उस कंट्री में जो करेंसी प्रिवेल करती है उसमें अकाउंटिंग करते हैं। So in terms of common measurement unit, that is currency of country. Example, sale of 100 unit at rate of 50 per unit will be measured, कितना हो जाएगा, 50,000 rupees। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं, परचेज ऑफ 100 यूनिट एट $60, राइट। तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा 100 into 60, दैट इज हाउ मच, 60,000, सॉरी 600 मल्टीप्लाइड बाय जो भी करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू है, वो आपको कैसे लेनी है वो अभी डिस्कस नहीं करते, उसके लिए आपके लिए एएस बना हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब तीसरा, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब तक हमने क्या कर लिया, ट्रांजैक्शन ले लिए, राइट। उन ट्रांजैक्शन को अगर वो रुपी में है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, रुपी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लिया, मेजर कर लिया। अब यहां से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया। नाउ वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड। अब ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का। देखिए, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमें जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, क्या रखनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसमें पहला स्टेप ये होगा, बट इस स्टेप से पहले दो स्टेप ये हो चुके हैं। बिल कलेक्ट कर लिए, इंडियन रुपी में ले लिए, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी वेयर, एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स, और जो बुक्स होती हैं उनका नाम है जर्नल, सब्सिडरी बुक्स। अब ये जर्नल क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, इसके लिए हमारा पूरा एक लेक्चर है, राइट। यानी जहां ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मैं मेरे वर्ड पे एम्फेसिस कर रहा हूं, जहां ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। उसका एक और नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। सो आई होप द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और थर्ड एट्रीब्यूट इज क्लियर। नाउ वंस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, अब मेरे मान लीजिए एक डे में 10 ट्रांजैक्शन, दूसरे डे में 20 ट्रांजैक्शन, फिर 15, ऐसे चलते रहेंगे सेल के, परचेस के। बट मियरली ट्रांजैक्शन को सिर्फ इनमें रिकॉर्ड करने से ही हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। सो द फोर्थ एट्रीब्यूट और द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज इन लेजर, LEDGER। अब ये लेजर क्या होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं।
सपोज मैं मिस्टर स्मिथ से और मैं मिस्टर राम प्रताप से, जो कि मान लीजिए कैलकाटा में हैं, मैं इन 2 पर्सन से गुड्स परचेस करता हूं। अब गुड्स परचेस करता हूं तो ऑब्वियसली जब मुझे रिक्वायरमेंट होती होगी मैं इनको ऑर्डर प्लेस करता हूँगा, ऑर्डर आता होगा, फिर मैं इनके पेमेंट देता हूँगा। तो ट्रांजैक्शन तो बार बार रिकॉर्ड होगा जब जब आप परचेस करेंगे। लेकिन जो हमारा स्मिथ है या हमारा कैलकाटा का राम प्रताप है, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट लेजर बनाएंगे, जिसमें सारा हिसाब उसी एक सिंगल जगह आ जाए। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक ही जगह आ जाए, ये माल परचेस किया, ये पैसे दिए, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, वो तो हमारा बहुत फर्दर स्टडीज है, बाद में बात करेंगे। पहले समझे तो सही क्या चीज है। यानी हम एक पर्टिकुलर पर्सन हुआ, उससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम एक ही जगह, एक ही अकाउंट में लेकर आएंगे, जिसको हम लेजर कहते हैं। राइट? तो राम प्रताप को हम एक जगह कहीं पर लेंगे जहां पर उसका सारा हिसाब किताब रहेगा, कितना कितना गुड्स कब कब आया, कितना कितना पैसा कब कब दिया, किस किस तरह से दिया, वो सारी समरी। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, तो राम प्रताप का नाम लिया, स्मिथ का लिया, ऐसे मैं कैश का लेता हूं। मेरी बिजनेस में रोज कैश आता है, रोज कैश जाता है, नंबर ऑफ टाइम कैश रिसिप्ट होता है, पेमेंट होता है, तो उस पूरे का मैं एक जगह समरी बनाऊंगा, जिसे हम कैश बुक या कैश अकाउंट बोलेंगे। मैं परचेस करता हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरी परचेजेस कितनी हुई। रिकॉर्डिंग में तो सिर्फ ये पता लगेगा भाई हाँ ये परचेज हुई। अब परचेज, सेल, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट और सैलरी, ये सब ट्रांजैक्शन तो चलते जाएंगे। बट हमें जब उसकी क्या चाहिए, डिटेल चाहिए एक ही जगह, तो उसके लिए हम उसको लेजर में लेके जाएंगे। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस by opening account in ledger book. Clear? Ledger are known as principal book. I repeat my words. ये हमारी प्रिंसिपल बुक है। डू रिमेंबर, मैंने कई बच्चों को जो पहले से कहीं पढ़कर आए हुए होते हैं, उनसे जब मैं कहता हूं या पूछता हूं फ्रेंड्स प्रिंसिपल बुक क्या है, दे ऑलवेज यूज टू से जर्नल। No friends, journal is not a principal book. Journal is a book of original entry or book of prime entry. Book of original entry और book of prime entry, जहां ट्रांजैक्शन पहली बार आएगा। प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या है समझ लीजिए। एक हो गई हमारी जर्नल, दूसरी हो गई लेजर। एक हो गई जर्नल, एक हो गई लेजर। अब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और वहां से क्लासिफाई होकर लेजर में आता है, यानी पहले यहां आएगा फिर यहां आएगा, सीधा यहां कभी नहीं आएगा। अब ये जो है, अब मुझे ये देखना है कि राम प्रताप कितने पैसे हमसे मांगता है। वी नॉट गोइंग टू सी द जर्नल, वी विल रेफर लेजर। दैट्स व्हाई लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक। आई होप यू गेट माई पॉइंट। यानी हमें जब कभी भी रेफरेंसेस लेने होंगे, किसी का हिसाब देखना होगा, तो हमें किससे रेफर करना पड़ेगा, जर्नल को या लेजर को? लेजर को। इसलिए वो प्रिंसिपल बुक है। एक दूसरी चीज मैं यहां और समझाना चाहता हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। जर्नल क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं बच्चों से, हमारी प्राइमरी बुक क्या है और हमारी सेकेंडरी बुक क्या है? अब जब बात आती है प्राइमरी बुक की, तो लोग कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन है? बोले जर्नल। तो प्राइमरी बुक जर्नल, पहले ये, सेकेंडरी ये। तो जो ऐसा कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि ठीक है, वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं प्राइमरी बुक्स आर लेजर, सेकेंडरी बुक्स आर जर्नल। जिन्होंने ये कहा वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे। कैसे? समझिएगा। जिसे हम प्राइमरी बुक कह रहे हैं, इसका मतलब हमें अगर राम प्रताप का बैलेंस चेक करना है, हम लेजर रेफर करेंगे। उस लेजर पे अगर हमें लगता है कि कहीं कोई चीज डिस्टर्बेंस है, यानी अमाउंट कुछ गलत लिखे गए हैं और रेफरेंस लेना है, तो हम वहां से
जर्नल को रेफर करेंगे। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट ओपिनियन आ जाती हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, हम जब कभी भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हर किसी ऑथर का, हर किसी बुक का, मेरा, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है। आप जब डिटेल स्टडी करते हैं तब जाके आपको समझ में आता है कि यार हमारा सोचने का तरीका और उसके सोचने के तरीके में क्या डिफरेंस है। तो वहां जाकर कंट्रोवर्सी होती है। मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी, बट हां ये बात ध्यान रखना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री हमेशा जर्नल है, प्रिंसिपल बुक हमेशा लेजर है, लेकिन प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक को लेकर अलग अलग ओपिनियन है। यू कैन रेफर योर गूगल ऑल्सो। कुछ प्राइमरी बुक को क्या कह रहे हैं, लेजर, और सेकेंडरी बुक कह रहे हैं क्या, जर्नल। कुछ कह रहे हैं, सॉरी प्राइमरी बुक कह रहे हैं, हाँ प्राइमरी बुक कह रहे हैं लेजर और सेकेंडरी बुक कह रहे हैं जर्नल, और कुछ कह रहे हैं प्राइमरी बुक जो है वो क्या है आपका जर्नल और सेकेंडरी बुक क्या है लेजर। तो ये कंट्रोवर्सी किताबों में है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो बढ़िया चीज यह है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्राइम एंट्री इज जर्नल एंड प्रिंसिपल बुक्स आर लेजर। फाइन, चलिए। सो अब हमने एग्जाम्पल दिया, भरत अकाउंट इन लेजर विल contain all transaction concerned with Bharat along with balance due to या due from him। उससे हम मांगते हैं या वो हमसे मांगता है। क्लियर? भरत या राम प्रताप, जो भी नाम लें, स्मिथ लें, जो भी लें। नाउ एक बार आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करा, उसके बाद आपने उसको मेजर किया, फिर आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने रिकॉर्ड किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके आपने लेजर में लेकर आ गए। यानी रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये दो चीजें जहां होती है, एक कहलाती है जर्नल, एक कहलाती है लेजर। ये दो बुक्स होती हैं, हम पढ़ेंगे इनको, और यही दोनों मिलके कहलाती हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है। यानी बुक कीपिंग इज सिंपली व्हाट, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड बुक कीपिंग मीन्स क्लासिफाइंग। अब ऐसे भरत हुआ, आपका बहुत सारे सैलरी हुआ, टेलीफोन एक्सपेंसेस हुए, आपकी परचेज हुई, सेल्स हुई, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड भी कर लिए, इनको लेजर में ले भी आए, बट आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। बुक कीपिंग तो हो गई, अब आपको इनसे पता लगाना है कि आपका बिजनेस क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, और जिस दिन हम उस बिजनेस की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं उस दिन उसकी क्या नेट वर्थ है, क्या उसकी पोजीशन है। मैं वर्ड पे कुछ इंफेसिस कर रहा हूं, क्या परफॉर्मेंस दी, तो उस परफॉर्मेंस के लिए आपको एक पीरियड डिफाइन करना होता है। अब इसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। यानी आप किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को जब मेजर करना चाहते हैं तो आपको उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट, एक पीरियड डिफाइन करना होता है। जब वो पीरियड डिफाइन हो जाता है तो उस पीरियड के अंदर, ड्यूरिंग द पीरियड, आपको उसकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। यानी स्टार्ट एंड एंड बोथ शुड बी नोन। तो एक काम करते हैं ना, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब से लेकर जब तक बिजनेस खत्म नहीं होगा तब तक हम अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं। हमें बिजनेस की अकाउंटिंग पीरियोडिकली करनी होती है। अगर हम लॉ की रिक्वायरमेंट देखें तो हमारे जैसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट है, वो ये कहता है जो भी लोग अपने बिजनेस चलाते हैं वो अपनी अकाउंटिंग जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की करें, और इन 12 मंथ्स की अकाउंटिंग की रिपोर्ट बनाकर उसमें आप पता लगा के दें कितना आपका प्रॉफिट है, कितना आपका लॉस है। प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स जमा कराएं। ऐसे इंडियन कंपनीज एक्ट और बहुत सारे एक्ट्स और हैं। इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि आप लोगों ने सुना हुआ इनकम टैक्स से आप फैमिलियर भी होंगे, हर कोई कहीं ना कहीं टैक्स तो लगता ही है, राइट। अब इनकम टैक्स क्या है, सेल टैक्स क्या है, ये सब तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है आपको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो अब हम आते हैं हमारे कौन से फंक्शन पे, कौन से एट्रीब्यूट पर, 5वें, दैट इज समराइजेशन। समराइजेशन क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा
यानी आपने जो क्लासिफाई करा उसको आप क्या कर दीजिए, उसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन बना लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के लिए आपको उन सब लेजर के बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। लेजर के बैलेंसेस कैसे निकालते हैं इसके लिए भी हम आगे जब फर्दर हमारा लेक्चर्स आएंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी जो रिकॉर्ड किया उसको लेजर में क्लासिफाई किया, लेजर के सबके बैलेंस निकाले, राइट, हिसाब किताब करके, और उन बैलेंसेस की एक शीट ऑफ पेपर पे एक समरी बना दी। उस समरी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? तो ट्रायल बैलेंस इज सिंपली व्हाट? द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर। उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम तैयार करेंगे हमारे स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। अब मैं यहां आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। मैंने कहा था रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो हैं ये दोनों बुक कीपिंग का पार्ट होते हैं, राइट। तो जब हम लेजर बना लेते हैं और उस लेजर की समरी बैलेंसेस निकाल के एक शीट ऑफ पेपर पे लिख लेते हैं कि इसका ये बैलेंस है, इसका ये बैलेंस है, इसका ये बैलेंस है, राइट। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये वर्ड तो आपने सुना ही नहीं है अभी तक। सो उस केस के अंदर वो जो ट्रायल बैलेंस को आपने प्रिपेयर किया दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि क्लासिफाइड लेजर को आपने बैलेंसेस बना लिए, राइट। सो सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग यानी जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चीजें तो बुक कीपिंग का पार्ट हो गई। अब उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से और बाकी की और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, उनकी हेल्प से हम हमारे बिजनेस की उस पीरियड की परफॉर्मेंस और उस पीरियड की लास्ट डेट की पोजीशन, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, उस पीरियड की जिसकी आपने रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करी, उस पीरियड की परफॉर्मेंस और उस पीरियड की लास्ट डेट की पोजीशन असरटेन करते हैं, फाइन। और उन्हें ही कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट पता करना, और आपका नेटवर्थ यानी पोजीशन पता लगाना। सो अब आप बोलेंगे सर आपने समराइजेशन को तो ट्रायल बैलेंस को तो आपने समराइजेशन का पार्ट माना है। तो हाँ बिल्कुल, वो समरी ही तो है लेजर की, बट वो बुक कीपिंग का पार्ट बनती है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और एक और अकाउंट पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सब जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उन्हें ये पता लगाना होता है कि हमारा गुड्स कितने में बन रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। फिर वो गुड्स बनाकर जो बेच रहे हैं या जो गुड्स परचेस करके बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये सब टाइप ऑफ बिजनेस आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा जब आपको रिजल्ट पता करना है उस पीरियड का, तो उसे आप बोलोगे इनकम स्टेटमेंट। उस इनकम स्टेटमेंट में आपका गुड्स कितने का बना, आपने जो गुड्स बना के बेचा उस पर कितनी कमाई करी और फाइनली कितनी कमाई करी, मेरे वर्ड पे ध्यान दिया। जो गुड्स बनाया वो कितने का पड़ा, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकल जाएगा। जो गुड्स बना के बेचा उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता लगेगा। ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे। और आपका फाइनली कितना प्रॉफिट आपको मिला, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्योंकि गुड्स बना के बेचने से कमाई हो गई, ठीक है, बट उसके लिए हमको और बहुत सारे खर्चे और करने पड़ते हैं, राइट। तो वो जब हम जैसे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट, राइट। अब क्या होती है ये बाद में बात करेंगे, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, तो 31 मार्च 20 के दिन बिजनेस की क्या पोजीशन है, यानी बिजनेस की जेब में क्या क्या चीजें हैं जो उसकी खुद की हैं, और बिजनेस को क्या क्या लोगों को देना है, जिसे हम आगे जाके बोलेंगे लाइबिलिटीज हैं। जो उसकी खुद की हैं वो उसकी एसेट्स हैं, जो उसे लोगों को देना है। बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, बिजनेसमैन की बात नहीं। आप बोलोगे बिजनेस की कोई पॉकेट्स होती हैं, अरे होती हैं ना, बिजनेस एक अपने आप में सेपरेट एंटिटी है। सो
All above collectively known as final accounts और financial statements. So ये अकाउंटिंग है, यानी बुक कीपिंग खत्म होती है और अकाउंटिंग चालू होती है. तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअली. ये अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे. अब समराइजेशन के बाद हम करेंगे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब बना लिया, इनकम स्टेटमेंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया. इनकम स्टेटमेंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया. अब आगे क्या? अब हम उनके थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना चुके हैं उनके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे. हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे हमारे इनकम स्टेटमेंट की किन्हीं दो टर्म्स के बीच में, हमारे इनकम स्टेटमेंट और हमारी बैलेंस शीट की टर्म्स के बीच में, हमारी बैलेंस शीट की दो टर्म्स के बीच में. इसे कहते हैं रेशियो. एग्जाम्पल देता हूं. हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया ये हमें पता लगेगा किससे? इनकम स्टेटमेंट से. हमने कितनी सेल्स करी ये हमें कहां से पता लगेगा? इनकम स्टेटमेंट से. दो टर्म हमने वहां से उठा ली. अब हमने कहा हमें नेट प्रॉफिट मिला है 10,000 और सेल करी है हमने 50,000. तो हम कहेंगे 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, यानी जितनी भी हम सेल्स कर रहे हैं हमें सेल्स पे 20% प्रॉफिट मिल रहा है. तो ये हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी. हमने एक एनालिसिस निकाला क्या कि 20% हमें सेल्स पे प्रॉफिट मिल रहा है. अब ये एनालिसिस, इसके थ्रू फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे. कैसे? हमने 20% कमाया है और हमारे जैसी ही बिजनेस ने, जो किसी और के द्वारा रन किया जा रहा है, समवन एल्स इज रनिंग दैट बिजनेस, सेम साइज का उसका भी बिजनेस है जैसा हमारा है, उसका 15% आ रहा है, हम कहेंगे हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का. तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. बट आपको समझ में आया कि हम हमारे इनकम स्टेटमेंट और हमारी बैलेंस शीट्स और इन सब के थ्रू, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे? कुछ एनालिसिस निकालेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे. सो फॉर मेकिंग मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट, पोजीशन मीन्स आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. और इसके थ्रू हमें हमारे बिजनेस में फ्यूचर में कोई प्लानिंग करनी है उसमें भी मदद मिल जाती है. मान लो हमें 20% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे बिजनेस को 25% हो रहा है, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई हमें कम क्यों हो रहा है. हम स्टडी करते हैं जिससे कि हम अगले पीरियड में हमारा नेट प्रॉफिट टू सेल्स बढ़ा सकें. क्लियर? चलिए. सो ये हमारा कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुई? 30. कौन कौन सी पढ़ ली एक बार रिपीट करेंगे? फर्स्टली आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज क्लासिफाइंग, फिफ्थ इज समराइजिंग, सिक्स्थ इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ये सब करने के बाद लास्ट इज कम्युनिकेटिंग. किसको? देखिए, आप लोग अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हैव यू हर्ड अबाउट प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप. सेवेंथ एट्रीब्यूट्स, कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग, हैव यू हर्ड अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप? यस. क्या होता है? एक सिंगल पर्सन होता है और वो बिजनेस चलाता है, उसी का बिजनेस होता है. बट हम हमारी अकाउंटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं. अब ये बिजनेस जो भी कमाई करता है उसको इंडिया में हम बात कर रहे हैं अभी, मान लीजिए, तो इनकम टैक्स पे करना होता है अगर वो उस इनकम टैक्स के स्लैब में आता है तो हमें वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, कि उस बिजनेस की पूरी अकाउंटिंग करके कि भाई बिजनेस ने ये कमाया है, इस पे ये टैक्स बन रहा है,
किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? हमारी इनकम टैक्स ऑथोरिटीज को। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कंपनी की। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन टाटा स्टील, बड़ी कंपनी। टाटा स्टील में आपका पैसा लगा है, मेरा पैसा लगा है, लोगों का पैसा लगा है, और बहुत सारे, आपको सर टाटा स्टील तो टाटा जी की है, नहीं, उसमें हमने शेयर्स ले रखे हैं बहुत से लोगों ने, ठीक, क्योंकि वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब जो शेयर्स ले रखे हैं उसके ओनर्स हैं। आज मेरे पास टाटा कंपनी का एक शेयर है, आई एम द ओनर, बट मुझे यह भी नहीं पता है कि टाटा कंपनी की कौन कौन सी एक्टिविटी कहां कहां चल रही है, और वो किन से माल खरीद रही है, किन को बेच रही है, क्या कमा रही है, राइट, कुछ भी मुझे पता नहीं, बट एक शेयर है तो मैं मालिक हूं। तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, वो डायरेक्टर कौन होते हैं, कैसे आते हैं, ये सब आपको उसमें पढ़ा जाता है बिजनेस में। बस इतना समझ लीजिए, डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट शेयर होल्डर के पास होता है। शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर एक तरह से उनकी स्टूवर्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो उनकी सारी, हम जैसे शेयर होल्डर्स की, सबकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, हमारे पैसे की, और हमारे पैसे से सही कमाई करके हमें देते हैं, और हमें समय समय पे इन्फॉर्म भी करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि आपका जो पैसा है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, और आपके इस पैसे को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और क्या हम सेल कर रहे हैं, क्या हम परचेस कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या डिविडेंड बांट रहे हैं, ये सब, दैट इज कम्युनिकेटिंग। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इनकम टैक्स में भी जमा कराना है उनको, और हमें भी कम्युनिकेट करना है। यानी अकाउंटिंग का ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में बात कर रहा हूं वो है कम्युनिकेट करना। किनको? यूजर्स को। जो आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे वो, और जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपने निकाले थे वो भी, जहां जिसको जो जो जरूरत है वो। सो ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड डेटा टू द एंड यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, इनकम टैक्स वाले तो सिर्फ क्या मांगेंगे कि भैया आप अपना क्या जमा करा दो, टैक्स जमा करा दो, और कैसे निकला उसके लिए आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बता दो, खत्म। जो कंपनीज हैं वो मांगेंगी आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इंडिया में होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, ये हर स्टेट के अंदर एक एक आरओसी होता है जो उस स्टेट की कंपनीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उनको आपको हर एक 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकाउंट सबमिट कराने होते हैं। वो भी आपसे अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन मांगेगा। इनकम टैक्स वाले अलग तरह से मांगेंगे, वो अपने अलग तरह से मांगेंगे। क्लियर? ऐसी आपकी अगर बैंकिंग कंपनीज हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है एक, बैंकिंग कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन अपनी तरह से मांगेंगी। बैंकिंग कंपनी जो रेगुलेट होती हैं, राइट, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होती हैं। और इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो डायरेक्शन इशू करता रहता है भाई कि आप ऐसे ऐसे बनाइए। तो ये हम जैसे जैसे पढ़ाई करते जाएंगे धीरे धीरे और एडवांस चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी। बट जो भी हम समराइज करेंगे वो एंड यूजर्स पे जाएगा। जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्हें हम स्टेक होल्डर या ओनर कहते हैं, उनको तो समराइज भी जाएगा और एनालाइज और इंटरप्रिटेशन भी जाएंगी, वो भी कुछ निकाल के देंगे इस तरीके से। क्लियर फ्रेंड्स? सो दीज आर द 7 एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप समझ में आ रहा है। हमने इसको एक तरह से प्रोसेस की तरह बनाया। आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, राइट, समराइज करो, एनालाइज करो और कम्युनिकेट कर दो। क्लियर? तो मेरे हिसाब से तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है। कितना? 7 स्टेप, जिसमें से पहले 2 स्टेप जो हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं किससे? बुक कीपिंग से पहले। फिर बुक कीपिंग में आपका जर्नल होता है और लेजर होता है, और फिर आपका अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? यहाँ का काम खत्म हो जाता है। फिर आप रिपोर्टें आगे जिसको भी है उन्हें दे देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब 2 डेफिनेशन ली, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स लिए। अब
जो AICP है उसने तो कहा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, बट कुछ कहते हैं साइंस भी है। मैं कहता हूं ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। मेरा क्वेश्चन था, इज अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट? मैं कहता हूं अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब आर्ट क्यों है वो तो आपको समझा दिया था AICPA ने। अब ये साइंस क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। तो पहले पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे एक बात बताइए, आपको आज अपनी एक शीट ऑफ पेपर पर एक पोर्ट्रेट बनाना या स्केच बनाना, एक ड्राइंग बनानी है, तो आपको स्केच बनाने का नॉलेज होना चाहिए ना। मैंने पहली बार आपको एक शीट ऑफ पेपर दी ड्राइंग की और कहा लीजिए आप मेरा स्केच बना दीजिए, बना दोगे आप? नहीं, आपको बाकायदा स्केच बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज मिलेगा, उसके बाद आप स्केच बना पाओगे, वरना बड़ा अजीब सा स्केच बन जाएगा। यानी यू नीड नॉलेज। तो अकाउंटिंग के अंदर भी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, राइट? एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इसलिए इसको आर्ट बोला गया। हेल्प्स इन नोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन, वो जो हम बात कर रहे हैं। सो आर्ट क्यों है? बिकॉज इट नीड टेक्निकल नॉलेज। बट सम सेज दैट अकाउंटिंग इज अ साइंस। व्हाई? बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई, measure, record, classify, process. That is known as accounting. But to perform accounting, you need what? The knowledge of subject, and that is known as accountancy. So there are two words जो टीचर्स और बच्चे इंटरचेंजेबली यूज करते रहते, बट मैं कहता हूं ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अकाउंटिंग तो प्रोसेस है, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, साइंस। अब आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको मान लीजिए एक वर्क असाइन किया गया टू प्रिपेयर टी। बोले सर क्या बड़ा आराम से बना लेंगे चाय, चाय बनाना सबको आता है। तो जो चाय बनाने का प्रोसेस है सबका थोड़ा अलग अलग होता है, बट चलो हम एक सिंपल प्रोसेस लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे पैन के अंदर पानी डालेंगे, फिर उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे, इलायची वगैरह डालनी है वो डालेंगे, थोड़ी अपना अदरक डालेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से बॉईल करेंगे। देन वी विल पोर सम मिल्क इन आवर पैन, देन उसको 2-4 बार उबालेंगे, छान लेंगे, चाय बन के तैयार, राइट? बट अच्छी चाय कब बनेगी? जब आपको ये पता होगा कि पानी कितना, दूध कितना, मिल्क, वाटर, शुगर, टी, जिंजर, कार्डमम कितनी कितनी क्वांटिटी में हो कि हमारी चाय का टेस्ट अच्छा हो। तो वो अगर हमने पहले से, यानी हमें क्या होगा, रेसिपी पता है कि इसमें इतना इतना। सो एक कप चाय के लिए क्या करने का है? एक कप चाय के लिए हमें 60% क्या लेना है, 60% पानी लेना है और 50% क्या लेना है, दूध। तब जाके 100% चाय, क्योंकि 10% पानी भी तो उड़ जाता है। यानी एक कप चाय बनाने के लिए आधा कप दूध, आधा कप पानी नहीं। एक कप चाय बनाने के लिए करीब करीब आधे से ऊपर का पानी और आधा कप दूध, तब जाके एक कप चाय बनेगी। ये हमें पता होना चाहिए था ना, राइट? वरना क्या होता, पहली बार चाय बना रहे होते, बोले एक कप चाय बना लाओ, हमने क्या करा, एक कप लिया, आधा कप पानी लिया, आधा कप दूध लिया, डाला और फिर उसको बना के लाया, पता लगा चाय आधा कप ही रह जाती है। होता है कि नहीं होता है? सो
आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो अकाउंटिंग के इस प्रोसेस को सही से परफॉर्म करें, जिससे कि जो भी हम रिजल्ट्स निकालें, पोजीशन निकालें, वो रिलायबल हों, राइट, उन पे ट्रस्ट किया जा सके, वो आपके बिजनेस की रियल पिक्चर को डिपिक्ट कर पाएं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। सो अकाउंटिंग एक साइंस है, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब हम पढ़ेंगे और हम इसको बहुत टेक्निकल तरह से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोसेस हो गया। आई होप इट्स ओके, क्लियर। अकाउंटेंसी यानी हम जो अभी पढ़ेंगे वो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। सो अकाउंटेंसी में हमारे अराउंड 20 लेक्चर्स चले जाएंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अभी हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। बट अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, तो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग क्या, अकाउंटेंसी क्या, बुक कीपिंग क्या है। पहले तो टर्मिनोलॉजी पूरी क्लियर करेंगे, फिर अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी जब पढ़ेंगे बता दूंगा कि हम अकाउंटेंसी स्टार्ट कर चुके हैं। यानी जिस लेक्चर से मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाए, कन्वेंशन स्टार्ट हो जाए, समझ लीजिएगा वहां से अकाउंटेंसी स्टार्ट हो गई। और जब मैं जर्नल पर आ जाऊंगा, राइट, लेजर पे आ जाऊंगा, यानी मेरा क्या हो गया? अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। तो जर्नल, लेजर, इन पर आने के लिए मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, इन सबको अच्छे से पढ़ना होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड AICPA का है, उसने डेफिनेशन तो दी थी। अब उसने 1970s में, डेफिनेशन तो उसने 60s में दे दी थी, 1970s में उसने कहा कि यार हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो जो AICPA ने डेफिनेशन दी वहीं से वो फंक्शंस लेकर आएगा। बट देखिएगा क्या दिया उसने फंक्शंस के नाम पर? प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यानी कुछ फिगर्स होंगे। कौन से? फाइनेंशियल नेचर के, मनी टर्म्स में। क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव टर्म बात करते हैं तो केजी, लीटर, मीटर, रुपी सब क्वांटिटेटिव है। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल नेचर आता है, हमारा क्वांटिटेटिव में फाइनेंशियल नेचर आती है, रुपी पे आ गए हम इंडिया में। तो उसने कहा यार प्रोवाइड करनी है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की है। किसके लिए? किसकी? इकोनॉमिक एंटिटीज। एंटिटीज से मतलब आप समझ जाइए, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक कंपनी, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सो ऑन। तो इकोनॉमिक एंटिटीज की जो कि जरूरत होगी काय के लिए? रिक्वायर्ड इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। फाइन, क्लियर। यानी फंक्शन बड़े अच्छे से दिए उसने, राइट। पहला, प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजन, आपने आज टाटा कंपनी में शेयर ले रखा है, आप उस शेयर को होल्ड करें या बेचें, ये जब आपके पास उसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन स्टेटमेंट आएंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आएंगे, तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे कि शेयर रखें या बेचें। या आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप उन्हें पहले रेफर करेंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसकी रिपोर्ट्स को, एनालिसिस को, राइट। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। क्लियर?